नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात। आज अभी हम औरंगाबाद स्थित सिंह कोठी भाजपा के पूर्व सांसद सुशील सिंह की आवास पर मौजूद हूं और इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई जिले के महत्वपूर्ण घटनाओं, सवालों, समस्याओं पर इन्होंने शालीनतापूर्वक मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहें, आइए सुने विस्तार से। और विपक्ष जो है आपकी सरकार पर जो है हमलावर और प्रदर्शन भी वो लोग किए हैं और बोले हैं कि इनके सरकार में जो है कानून व्यवस्था नाम पर कोई चीज़ नहीं है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो मैं मानता हूँ कि छिटपुट अपराध हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता कि अपराध नहीं हो, लेकिन जिस पार्टी ने विरोध मार्च निकाला, अगर सचमुच राष्ट्रीय जनता दल ये चाहता है कि बिहार में अपराध नहीं हो, तो यहाँ के अपराध का ग्राफ अचानक से एकदम नीचे आ जाएगा। ये अपराध राष्ट्रीय जनता दल की सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत है। एक तरफ अपराध कराओ क्योंकि उस पार्टी का कैरेक्टर और चरित्र ही यही है, उस पार्टी का एजेंडा ही यही है, और दूसरी तरफ सरकार को बदनाम भी करो, सरकार को घेरो। इसीलिए मैंने कहा कि अकेले राष्ट्रीय जनता दल और अभी इंडी अलायंस में उनके साथ जो साम्यवादी लोग हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, खासकर माले, जिनका सिद्धांत ही है कि बंदूक के माध्यम से हम क्रांति लाएंगे, खून खराबा उनका सिद्धांत है। तो ये दोनों पार्टियां यदि चाह जाएंगी बिहार और बिहार की जनता के हित में कि अपराध नहीं होना है, तो ग्राफ अचानक से गिर जाएगा। क्या कहने का मतलब है कि वही लोग अपराध कर रहे हैं? मैंने तो स्पष्ट कहा कि एक तरफ अपराध कराओ, दूसरी तरफ सरकार को बदनाम करो, सरकार को घेरो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में जो अपराध होते थे वो सरकार के द्वारा संरक्षित थे। अपराधियों को सरकार का संरक्षण होता था, पैट्रोनाइज्ड बाय आरजेडी गवर्नमेंट। अभी भी अपराध हो रहे हैं छिटपुट, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संरक्षण नहीं है। किसी भी नेता की तरफ से कोई टेलीफोन किसी अपराधी को छोड़ने के लिए नहीं जाता है। उस समय जब अपराध होते थे तो थाना प्रभारी तक को मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन होता था कि इनको छोड़ दीजिए, ये मेरा आदमी है। अब ऐसा नहीं होता, लेकिन अपराध हो रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूँ और नहीं होना चाहिए। ये आयोजित योजनाओं की लूट सरकार के अधिकारियों की संरक्षण में हो रहा है और आरटीआई कानून का भी धज्जी उड़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को इम्प्लीमेंट सप्ताह भर में भी नहीं हो पाना, क्या यह गंभीर विषय नहीं है? बिल्कुल गंभीर विषय है। एक तो सरकारी योजनाओं में लूट बंद होना चाहिए, दूसरा कि अगर कार्यपालिका के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, विवश होकर कोई व्यक्ति न्यायालय का शरण लिया, न्यायालय से उचित आदेश पारित हुआ, फिर उसको लागू करना कार्यपालिका की जिम्मेवारी होती है, वो भी नहीं होना और भी शर्मनाक है। अंत में वो आदमी विवश होकर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए जाएगा, न्यायालय की मानहानि का मामला बनेगा या बनता है, फिर विवश होकर वो काम करना पड़ेगा। इसलिए
प्रशासन को मेरा सुझाव है कि ऐसी नौबत ना आने दें और समय पर उचित कानूनी कार्रवाई करें। आपसे एक सवाल है। साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता डरे और सहमे हैं। यदि समाज में असलियत कुरीति को उजागर करते हैं तो तरह तरह के आरोप और फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है और उनकी आवाज और कलम को कुंद किया जाता है। एक सवाल मेरा है कि उत्तर अपने नाम लिखे और अपना धर्म जो है उजागर करें, इस पर पूरा बवाल मचा हुआ। ये कहा जा रहा है कि आपका जो है धर्म उजागर किया, इसको आप कितना सही मानते हैं या गलत है? आप सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पर रोक लगा दिया। देखिए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दिया है, तो उस पर मुझे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आपके सवाल को मैं थोड़ा सा सुधार दूँ कि नाम लिखने को तो कहा गया था, लेकिन धर्म लिखने को, धर्म उजागर करने के लिए नहीं कहा गया। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के आदेश का समर्थन करता हूँ, उसे सही ठहराता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रोक लगा दिया, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। न्यायालय का आदेश सबके लिए मान्य होता है, मेरे लिए भी है। नाम लिखने के लिए कहा था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, धर्म का नाम लिखने के लिए नहीं कहा था। और ये आदेश किसी एक धर्म विशेष या खुलकर बताऊं तो मुस्लिमों के लिए नहीं था। कोई हिंदू दुकानदार हैं तो उनके लिए भी आदेश था कि आप भी अपना नाम उजागर करिए। ये भी नहीं था किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कांवड़िए को कि आप फलाना दुकान से सामान मत खरीदिए, फलाना दुकान पर चाय मत पीजिए, ऐसा आदेश नहीं। आदेश केवल यही था कि जो कोई भी दुकानदार है अपनी दुकान के बोर्ड के ऊपर अपना नाम लिखे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सही होता है। मेलों में, कांवड़िया यात्रा में यात्री ठगे जाते हैं, उनको गलत सामान दे दिया जाता है। फिर जब आप जाएंगे तो वो दुकानदार इनकार कर देता है कि मेरे यहाँ से ये सामान नहीं खरीदा गया। तो ठगी से बचने के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत सही आदेश किया था, जिसका मैं 100% समर्थन करता हूं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी, तो रोक लगा दी तो फिर लग गया। पूर्व मंत्री हैं, आपके पार्टी के हैं रामाता, वो आप पर आरोप लगाए हैं कि जो नबी नगर में छात्रा हत्याकांड हुई थी उसमें आपने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया, लेकिन अब आपके एक नज़दीकी जो लॉयर है मुकेश सिंह, उनके बारे में कहा गया है कि वो जो है आरोपियों की मदद कर रहे हैं और इसमें जो है पर्दे के पीछे से आपकी भूमिका है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, नंबर 1 तो मैं इस तरह के सवाल या इस तरह के आरोप का जवाब देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, और ना मैंने पहले कभी किया है। जिनके पास कोई काम ही नहीं है, जिनके पास एक ही काम है मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाना, वो लगाते रहते हैं। आज तक मैंने कभी उसका प्रतिकार नहीं किया, कभी उसका जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए कि उसका जवाब देना समय की बर्बादी है। और चाहे मैं सांसद रहा या आज की तिथि में सांसद नहीं हूँ, मेरा पूरा का पूरा समय जनता के लिए होता है, जनता की सेवा के लिए होता है, लोगों के काम के लिए होता है। मैं अपना समय, अपनी ऊर्जा यदि इस तरह के आलतू फालतू आरोपों के जवाब में लगाऊं तो अंततः नुकसान किसका होगा? जनता का होगा, जो मैं नहीं चाहता। लेकिन आपने जब पूछा है तो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कि अगर जवाब नहीं दूंगा तो आपको भी लगेगा या हमारी जनता को लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें कोई सच्चाई है, इसलिए इस सवाल से बच रहे हैं या बचना चाहते हैं। नंबर 1, आप जाकर उस पीड़ित परिवार से भी
पूछ सकते हैं, बयान ले सकते हैं कि जो लोग भी वहाँ सहानुभूतिवश गए, वो लोग, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कोरम पूरा किया गया। मैंने लिखित रूप से पुलिस प्रशासन से ये बिंदुवार पूछा कि इस घटना के घटित होने पर लड़की की मां की शिकायत थाने में देने के बाद क्या कार्रवाई हुई, कौन सी कार्रवाई हुई, कौन कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैंने बिंदुवार 1, 2, 3, 4 करके पूछा और मेरे ही पत्र पर महानिदेशक पुलिस बिहार ने आईजी मगध रेंज को इस घटना की जांच स्वयं यानी आईजी के स्तर पर करने का आदेश दिया और आईजी साहब ने इसकी जांच की और सच्चाई सामने आई। तो बहुत लोगों ने इस पर नेतागिरी की, इस पर पॉलिटिक्स बहुत हुआ, लेकिन जो धरातल पर काम होना चाहिए था, लिखित रूप से जिस तरह से सवाल मैंने औरंगाबाद पुलिस से किया और फिर डीजीपी बिहार को लिखा और सच्चाई सामने आई, तो क्या आधार है ये कहने का कि मेरी मंशा कुछ और थी और हम दिखावे के लिए कर कुछ और रहे थे। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है कि मुद्दाले के पक्ष से, आरोपी के पक्ष से जिनको इंगेज किया गया, मुद्दाले ने, आरोपियों ने जिनको इंगेज किया वो भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री हैं और अधिवक्ता भी हैं। आप जानते ही हैं कि वकालत एक पेशा है। कोई किसी केस को लड़ सकता है, ये उसकी आज़ादी है, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी स्वतंत्रता है। और देश के बड़े बड़े इस तरह से मामले हुए हैं। जब स्वर्गीय इंदिरा जी की हत्या हुई तो हत्यारे की तरफ से कोई न कोई वकील खड़ा हुआ। अगर मेरी याददाश्त सही है तो आदरणीय राम जेठमलानी जी उस पक्ष के वकील थे। राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो उसमें भी आरोपी पक्ष से कोई न कोई वकील खड़ा हुआ। यानी वकालत या डॉक्टरी चिकित्सा एक पेशा है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मुकेश जी को, जब मुझे मालूम हुआ कि मुकेश कुमार सिंह ने आरोपी का वकील होना स्वीकार किया है, तो मैंने उन्हें मना किया कि वकालत एक पेशा है, जरूर मानता हूँ, लेकिन चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं न कहीं से हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उसको मेरे से जोड़कर देखेंगे। इसलिए मेरी सलाह है, मेरा सुझाव है कि आप इस केस को मत लड़िए, आप इसके वकील मत बनिए। आप पूछ सकते हैं इनसे, मुकेश जी से। और मैं अभी भी कहता हूँ मीडिया के सामने कि मुकेश जी को कोई और वकील होगा, कोई केस लड़ेगा, उसको ऐसा वकील नहीं मिलेगा। इतना घृणित मामला है, इतना शर्मनाक घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरोपी को कोई वकील नहीं मिलेगा। कोई वकील मिलेगा, कोई केस लड़े, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कम से कम मुकेश जी को इसकी वकालत नहीं करनी चाहिए। यह आज ऑन कैमरा, कैमरे के सामने बहुत मजबूती से इस बात को कह रहा हूँ। और सांच को आँच नहीं होता। जब मेरा हृदय साफ है, मेरे हृदय में कहीं कोई क्लेश नहीं है, बोलना कुछ करना कुछ नहीं है, जो बोल रहा हूँ वही करता हूँ, तो फिर मैं इस आरोप से विचलित भी नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि
आरोप लगाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। एक सवाल जो मेरा, जिनके ऊपर अपनी बेटी ने इतना घृणित आरोप लगाया हो, जिसको मैं अपने मुंह से, अपनी जुबान से कह नहीं सकता आप लोगों के सामने, जिनका स्वयं का चरित्र, अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग प्रतिक्रिया लेंगे तो और 10 आरोप मेरे ऊपर आएंगे। क्योंकि जब अनर्गल ही बोलना है, आलतू फालतू ही बकना है, कोई काम ही नहीं है। पहली बार मैं आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, अन्यथा कई बार, बहुत बार लोग कैमरे के सामने आए और उसको क्या कहते हैं, लाइव आना, बहुत बार लोग लाइव आए। आज तक सुशील सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये मामला एक बेटी के साथ घृणित अपराध से संबंधित है और उसका वकील होने की जो बात सामने आई कि जो उसके वकील हैं आरोपी के, वो मेरे करीबी हैं, इसलिए मैंने इसका उत्तर देना मुनासिब समझा कि अगर इस सवाल से भागूंगा तो लोगों को लगेगा कि सही में कहीं ना कोई बात है, दाल में काला जरूर है, इसलिए सवाल से भाग गए। मैं सवाल से भाग नहीं रहा हूँ, मैं पूरी मजबूती से कह रहा हूँ कि मैं इस तरह के किसी भी मामले में सुशील सिंह के ऊपर, अपनी बेटी छोड़ दीजिए, कोई अगर आरोप लगा देता तो गोली लगा लेना पसंद करता, जिंदा होना मुझे मंजूर नहीं था। लेकिन वैसे लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है जिनका कोई चरित्र ही नहीं। प्रशासन खाली करवा रही है, लेकिन आरोप लग रहा है कि ये सुशील सिंह का है और सुशील सिंह खाली करवा रहे हैं। अगर आपको कोई कहेगा कि आपका कान कौवा लेकर भाग रहा है, तो आप अपना कान टटोलिएगा कि कौवा के पीछे भागेगा। राजनीतिक व्यक्ति का, चाहे वो पद पर हो या आज नहीं भी है, किसी भी मामले में अगर उसी की चर्चा होती है, जो व्यक्ति आज सांसद नहीं है, सड़क पर है, आम आदमी है, रोड का राही है, मुझे इस तरह की चर्चा से, ऐसी बातों से, हालांकि यह नर्गल है, इसका कोई आधार नहीं होता, फिर भी मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर किसी की चर्चा होती है, इसका मतलब है कि लोगों के बीच मैं हूँ। भले मैं सांसद नहीं हूँ, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में मैं हूँ। और इसी तरह से मेरा जो संकल्प है जनता सेवा का, मेरा जो धर्म है लोगों की सहायता का, वो निरंतर जारी रहेगा। पद पर रहना न रहना ये कोई मायने नहीं रखता। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं उसका, उसको सिरे से मैं खारिज ही नहीं करता, बल्कि उसका दूर दूर तक कोई संबंध मेरे से नहीं है। जब आपने ये बात कह दी तो इस संदर्भ में एक बात और आपको बताता हूँ। अभी चुनाव में विपक्ष के लोगों ने एक बहुत सुनियोजित तरीके से प्रचार किया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो देश में चुनाव ही नहीं होगा, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह के निराधार अनर्गल आरोप हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे नेता और हम लोगों के गठबंधन पर लगा था। अब तो सच्चाई सामने है, चुनाव बीत गया, जो होना था हो गया। लेकिन जिस गठबंधन और इंडी अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी ने किस प्रकार से नागरिक अधिकारों का हनन किया था इमरजेंसी लगाकर इस देश में 1976 में, उसका
एक स्पष्ट और बहुत अच्छा, बहुत बड़ा उदाहरण वो घटना भी है जिसकी आपने अभी चर्चा की। 1976 में जब इस देश में आपातकाल लागू किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, नागरिक अधिकारों का हनन हो गया था, सिटीजन राइट्स सप्रेस कर दिए गए थे। उसी का एक अच्छा उदाहरण ये घटना भी है जब उस जमीन मालिक की ज़मीन को सरकार ने 1976 में ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। उन लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी और 48 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद कहीं उन लोगों ने आज तक एक छड़ी भी नहीं चलाया या दिखाया किसी को। कानून का सहारा लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 48 वर्षों के लंबी लड़ाई, लंबे संघर्ष के बाद एक पीढ़ी बीत गई। उनके जो पिताजी हैं उनका स्वर्गवास हो गया और उन्होंने न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश पाया। लेकिन मेरे विषय में जो कहा जा रहा है इसका मेरे से कहीं कोई लेना देना नहीं है और नागरिक अधिकार का हनन आपातकाल में कैसे हुआ था इसका ये स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार तत्कालीन जिलाधिकारी ने अपने अधिकारों का बेजा फायदा उठाया, क्योंकि उस समय नागरिक अधिकार सप्रेस कर दिए गए थे। कुछ बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था, कोई विरोध करता उसे जेल में डाल दिया जाता था और ये ज़मीन सरकार ने कब्जा करके उसमें सब्जी मार्केट लगवा दी थी। अंत में न्यायालय का फैसला आया। न्यायालय का फैसला मानना हर आदमी की मजबूरी होती है, चाहे वो फैसला उनके पक्ष में हो या वो निर्णय उनके पक्ष में नहीं हो, मानना उनकी मजबूरी होती है, अन्यथा अवमानना का मामला भी उन पर चल सकता है। लेकिन इस मामले से, केस से, मुकदमा से, फैसला से, कार्रवाई से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो बात सामने आ रही है जो मैंने सुना है, घटना तो बहुत ही दुखद है। एक 20 वर्ष से भी कम के नौजवान की हत्या हुई और जो माँ बाप का इकलौता संतान था, तो ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, मार्मिक है। लेकिन जो बात सामने आई है सुनने से मिला कि जब जमीन का था तो पक्षों में तनाव था, सरकारी नापी होने वाली थी और इस आशंका को, इस संभावना को देखते हुए ही वहाँ पुलिस गई थी। पुलिस को पता चल गया कि यहाँ तनाव है और कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है, लेकिन पुलिस वहाँ से भाग खड़ी होती है। टेंशन होने के बाद पुलिस वहाँ से भाग खड़ी होती है और ये घटना घट जाती है। होना ये चाहिए था कि पुलिस वहीं रहती, मामले को किसी तरह से नियंत्रित करती या नियंत्रित करने का प्रयास करती और वहाँ रहते रहते ही अतिरिक्त बल बुलाती, मोबाइल से थाने को फ़ोन करती कि और पुलिस बल की यहाँ आवश्यकता है, और पुलिस बल वहाँ आता तो ये घटना नहीं घटती। लेकिन पुलिस वहाँ से भाग खड़ी हुई। मैंने सुना है कि पुलिस ने कहा कि अंचल अधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर आएंगे तब मैं आऊँगा। पुलिस वहाँ से हट जाती है और वहाँ हत्या हो जाती है। तो ये पुलिस का फेलियर है, पूरी तरह से पुलिस का फेलियर है। और यहाँ ही नहीं, देव थाने में अभी 2-4 दिन पहले एक और घटना घटी। आरोप तो ये है कि आरोपी के तरफ से पुलिस पैसा ले लेती है, स्कूल में हंगामा होता है, स्कूल में तोड़फोड़ किया जाता है, उसका मुकदमा नहीं होता, बल्कि जब मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ होती है तो उस पर मुकदमा होता। यानी पैसा लेकर मामले को कमज़ोर करना, मामले को हल्का करना। और आए दिन देव थाना प्रभारी की बहुत शिकायत है, पैसा लेना छोड़ना, डेली रूटीन है उनका। मैंने
पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद को आज से कई दिन पहले ये कहा भी है कि आप अपने स्तर से इसकी इंक्वायरी कर लीजिए कि देव का जो थाना प्रभारी है वो किस तरह से लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, तंग कर रहा है। पकड़ता है, पैसा लेता है, छोड़ता है, पकड़ता है, पैसा लेता है, छोड़ता है। ये उसका डेली का प्रैक्टिस है। यानी आज से कई दिन पहले ये तो घटना आज हुई जो बहुत ही दुखद है, और ये भी पुलिस के पुलिस की अक्षमता, पुलिस का फेलियर, पुलिस के निकम्मेपन का एक उदाहरण है कि एक नौजवान जो अपने माँ बाप का इकलौता संतान था उसकी जान चली गई। कहते सवाल जो मेरा था, इस जिले में सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, पत्रकार सहमे और डरे हुए हैं। जो जीरो ग्राउंड से जो समाज में जो पीड़न है, जो बुराई है, उसको उजागर करते हैं तो उन्हें फर्जी मुकदमा किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, बदनाम किया जाता है। ये क्या लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है और नागरिक अधिकार का हनन नहीं है? अगर ऐसा होता है तो सचमुच ये नागरिक अधिकारों का हनन है जो नहीं होना चाहिए, और मेरे जैसा कानून को मानने वाला आदमी कभी ऐसी हरकत का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई इस तरह का स्पेसिफिक मामला मेरे सामने कोई लाता है, आप लाएं या कोई लाएगा, तो मैं मौखिक लिखित तौर पर उचित स्थान पर उचित जगह इसको ज़रूर उठाऊंगा, और चाहे अधिकारी हों या इनके ऊपर की सरकार हो, उनसे ज़रूर ये मेरा आग्रह होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कई सवाल और उदाहरण है जो आने वाले चंद दिनों में मैं प्रस्तुत करूंगा। आप करिएगा तो मैं उस पर एक्शन में आऊँगा। बिहार में एनडीए की सरकार अभी भी है, विपक्ष हमलावर है कि लगातार 17 पुल धंस गया। इस पर आप क्या कहेंगे? जितना पुल धंसा है ना, सब राजद के कार्यकाल में बना था, और समय से पूर्व अभी बहुत सारा पुल धंसा है। तो इसके लिए राजद के लोग जिम्मेवार हैं। और सबसे बड़ी घटना जो घटी थी पुल धंसने की, वो आगवानी का पुल जब धंसा था, उस समय तेजस्वी यादव जी सरकार में ही नहीं थे, बल्कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी वही थे। उस समय का उनका कोई बयान आप निकालिए ज़रा कि पुल धंसने की घटना की उन्होंने निंदा की हो। मात्र एक इंजीनियर बलि का बकरा बना, जिसको कि उस समय निलंबित किया गया। जब वो मंत्री थे, हजारों करोड़ रुपए से निर्मित होने वाला पुल, आगवानी पुल गिरा, तब तेजस्वी जी की जुबान बंद थी। और अब चूँकि वो ये समझते हैं कि जनता को कुछ पता नहीं है, मीडिया के लोग कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, अगर उनको ये जानकारी होती कि मीडिया के लोगों के पास पीछे का रिकॉर्ड भी होता है, जनता को भी पता होता है, तो नहीं बोलते। लेकिन उनको लग रहा है कि इन लोगों को तो कुछ याद नहीं रहता। इस 17 पुल जो गिरे हैं, सबके बनने का जरा समय देख लीजिए। सब राजद के कार्यकाल में बना है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, गुणवत्ता से समझौता किया गया, और पुल गिर रहा है। इसके लिए आरजेडी और आरजेडी की सरकार जिम्मेवार है। आक्रोश रैली के दिन 20 तारीख को हमने आरजेडी से भी सवाल उठाया था कि आप भी एनडीए के जो अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके साथ कार्यकाल में थे, और आप लोग के टाइम में ही बना है, और पुल ध्वस्त हुआ। तो उन लोगों का आरोप है कि किनके कार्यकाल में बना है, नीतीश कुमार ने ही बनवाया और इनके ही कार्यकाल में धंस गया। आरजेडी इसमें कोई जिम्मेवार नहीं है। जितने पुल धंसे हैं वो पुल कब बने, पहले डेट वाइज तिथिवार इसका विवरण ले लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। हाँ, कुछ पुल ऐसे भी गिरे हैं जो तकनीकी कारणों से गिरे, कहीं कहीं गुणवत्ता से समझौता भी हुआ। अब आपको बता दें कि जांच यदि होगी तो औरंगाबाद के 2 नेशनल हाईवे पर
बने पुल, निर्मित पुल, उनके ऊपर भी खतरा। और हो सकता है कि भविष्य में ऐसी कोई खबर आप लोगों को मिले। इस ज़िले के अंदर 2 बड़े बड़े पुल दोनों नेशनल हाईवे पर हैं, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और जहाँ तक आक्रोश मार्च का सवाल है, ये फेलियर मार्च था। आक्रोश निकालने वाली जो पार्टियां थी, मोरल अलाउ नहीं उनका किया कि आक्रोश मार्च में वो भी रहें। आप बता दीजिए कि पटने में जो आक्रोश मार्च निकला, आरजेडी का, कांग्रेस का, कोई बड़ा नेता, नहीं। अगर उनके पास इतना मोरल था, उनके पास इतना नैतिक बल था और इस विषय का विरोध करना था, तो फिर आरजेडी का, कांग्रेस का, इंडिया अलायंस के बाकी दलों का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं उसमें शामिल हुआ? इसलिए ये सब जनता को बरगलाने का, ठगने का, जिस तरह से अभी लोकसभा के चुनाव में झूठ फैलाकर भोली भाली जनता को ठग लिया गया, तो उसी तरह से आगे भी ये लोग प्रयास में हैं कि जनता